महोदय, अगर गंगा माता वोट दायिनी होती तो संभवतः मोक्ष दायिनी ये गंगा इस प्रकार से आज भारत की इस वर्तमान पीढ़ी के लिए इस प्रकार से नहीं रो रही होती, अपने अस्तित्व के लिए नहीं रो रही होती, जो वर्तमान में दुर्दशा है इस प्रकार की त्रासदी से वो नहीं झेल रही होती, बल्कि गंगा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीयता के ऊपर जो संकट वर्तमान में आया है उस संकट से उभारने के लिए आपके इस सरल और सहज स्वभाव के कारण हम सबको भी एक नई ताकत प्राप्त हुई है। महोदय, गंगा की पवित्र धारा की निर्मलता और अविरलता को लेकर के देश के विभिन्न भागों में आंदोलन चल रहा है और अगले वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी है। हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ देश और दुनिया से श्रद्धालुजन इस अवसर पर आकर के प्रयागराज में स्नान करेंगे और दर्शन करके अपनी आस्था को तो प्रकट करेंगे ही, साथ साथ इस राष्ट्र की एकात्मता को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान भी देंगे। महोदय, पवित्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जो वर्तमान स्थिति है, आप दिल्ली में यमुना जी की स्थिति को देखिए। मुझे दिल्ली से गोरखपुर अक्सर ट्रेन से जाने का अवसर प्राप्त होता है और रास्ते में जितनी भी नदियां मिलती हैं उन सब की दुर्दशा को देख करके, जो नदी जल प्राकृतिक जल की एक शुद्ध धारा होकर के जीवन का एक आधार बन सकती थी, जीव और जगत के अस्तित्व का एक आधार बन सकता था, उसको आज अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास ने एक गंदे नाले के रूप में बदल करके ये केवल भारत की नदी संस्कृति पर ही संकट नहीं खड़ा किया है, बल्कि इस राष्ट्र की संस्कृति पर और इस राष्ट्र के भविष्य पर भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा किया है। और इसलिए प्रत्येक देशभक्त का, राष्ट्रभक्त का और प्रत्येक भारतीय का इससे चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय मनीषा ने तो जल को जीवन का आधार माना है। लेकिन आज जीव और जगत के आधार इस जल को किस प्रकार से प्रदूषित कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से गंगा एक माध्यम हो सकता है। हम लोग देश के अंदर कहीं भी जाएंगे तो वहां के स्थानीय निवासियों ने अपने गांव की छोटी नदियों को भी गंगा का नाम देकर के उसकी पूजा लोग करते हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी मॉरिशस में निवास करती है, उन्होंने वहां पे एक नदी का नाम गंगा रखा है, ताल का नाम गंगा के नाम पर रखा है। तो गंगा तो भारतीयता की प्रतीक बन गई और इसीलिए गंगा के खिलाफ किया जाने वाला कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश है, भारतीयता के खिलाफ साजिश है। और मुझे कभी कभी इकबाल की वह पंक्तियां याद आती हैं कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र और रोम ये भौगोलिक रूप से मिटे नहीं, उनकी संस्कृति मिटी थी और सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जो कार्य विदेशी आक्रांता नहीं कर पाए, दुर्भाग्य से आज इस देश के अंदर विकास के नाम पर वह साजिश भारत की नदी संस्कृति, भारत की इन पवित्र नदियों के साथ षड्यंत्र करके उनको अवरुद्ध करके उस षड्यंत्र को एक अमली जामा पहनाने का जो प्रयास हो रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर देश के सदन, देश के संसद चर्चा नहीं करेगी और उसके समाधान का कोई ठोस रास्ता नहीं निकालेगी,
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और से कोई उम्मीद की जा सकती है। और इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को स्वीकार भी किया और स्वयं उपस्थित होकर के इसकी गंभीरता को और इस पूरी चर्चा को कोई ठोस नतीजे पर हम पहुंचे, इस दिशा से इस पर विचार करने के लिए आप स्वयं भी उपस्थित होकर के अपना मार्गदर्शन दे रही हैं। महोदय, सन 1985-86 में इस देश की गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की घोषणा हुई थी। लेकिन गंगा एक्शन प्लान, मुझे लगता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में 1045 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन गंगा की धारा, गंगा एक्शन प्लान की परियोजना प्रारंभ होने से पहले जो जितना प्रदूषित थी, दूसरे चरण के तीसरे चरण के कार्य को संपन्न करने के बाद भी गंगा का प्रदूषण उससे ज्यादा आज है। और यह स्थिति यमुना नदी की भी है। दिल्ली में तो यमुना नदी बहुत सारे स्थानों पर, खासतौर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर हम देखें तो यहां पर यह गंदे नाले के रूप में यह बदल चुकी है और बड़ी खराब स्थिति इसकी है। हम देखें अगर इसके बारे में, गंगा के बारे में ही इसी सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था, यानी गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लागू होने के बाद की स्थितियां क्या हैं कि पहले और द्वितीय चरण के कार्य पूरे होने के बाद भी जो नदियों में सीवेज का गंदा पानी गिरता है उसमें 38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन जो अनुमानित सीवेज गिरता है, उसमें से मात्र 11,787 मिलियन लीटर प्रतिदिन के ही ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, बाकी की व्यवस्था नहीं। आखिर नदी शुद्ध रहेगी कैसे? हम ये सब जिम्मेदारियां राज्य प्रदेश के ऊपर डालना चाहती है कि ये प्रदेश की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकारें धन का रोना रोकर के अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती हैं। और ये कारण इसलिए हो रहा है महोदय, अगर गंगा माता वोट दायिनी होती तो संभवतः मोक्ष दायिनी ये गंगा इस प्रकार से आज भारत की इस वर्तमान पीढ़ी के लिए इस प्रकार से नहीं रो रही होती, अपने अस्तित्व के लिए नहीं रो रही होती, जो वर्तमान में दुर्दशा है इस प्रकार की त्रासदी से वो नहीं झेल रही होती। हम पूरे देश के अंदर देखेंगे तो देश का जो 40% सिंचित क्षेत्र है वो केवल गंगा का जो द्वाब है, गंगा जो क्षेत्र है, यही 40% सिंचित क्षेत्र पूरे देश के अंदर है और इसमें देश की लगभग 47% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन उस सब के बावजूद आज तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। गंगा एक्शन प्लान की जो घोषणाएं हुई थी जिसमें 270 परियोजनाएं बनी थी, उत्तर प्रदेश में 43, पश्चिमी बंगाल में 170, उत्तराखंड में 37, इसमें से कोई भी परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। और इसी प्रकार से इस देश के अंदर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो आंदोलन हुए उसको लेकर के फरवरी 2009 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण की 3 बैठकें हुई, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर प्राधिकरण नहीं पहुंच पाया है। और इसी अकर्मण्यता के नाते पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। वाराणसी में पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर इस देश के धर्माचार्य बैठे हुए हैं, संतगण बैठे हुए हैं, आम जन बैठा हुआ है। लगातार भूख हड़ताल वाराणसी के अंदर चल रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्य योजना अभी तक सरकार ने नहीं तैयार की है और सरकार उस पर करना भी नहीं चाहती है। कैग की रिपोर्ट की चर्चा माननीय रेवती रमन जी कर रहे थे और रेवती रमन जी जब इसकी चर्चा कर रहे थे, अभी यमुना
सफाई की जो योजना है उसके बारे में केग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि 19 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन नतीजा जीरो। केंद्र सरकार ने यह बात यमुना सफाई और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जो ताजा उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया उसमें भी इस बात को कहा है। 18 वर्ष, और ये तब हो रहा महोदय, ये तब हो रहा है जब 18 वर्षों से माननीय उच्चतम न्यायालय यमुना सफाई की निगरानी स्वयं देख रही है। तब तो ये दुर्गति दिल्ली के अंदर यमुना जी की है। अन्य जगह क्या स्थिति होगी? केग की रिपोर्ट महोदय और भी गंभीर संकट खतरे हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि 2011-12 में केग ने उत्तर प्रदेश में कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ की परियोजनाओं को नाकाम बताया। गोमती, गंगा, हिडन के पानी को बीमारियों का एक अड्डा बताया। गाजियाबाद शहर की स्थिति अगर आप देखेंगे कि गाजियाबाद शहर में प्रतिदिन 290 मिलियन लीटर सीवर निकलता है, जिसमें से मात्र 129 मिलियन लीटर का ही शोधन की व्यवस्था है। बाकी जैसे है वैसे ही नदी में उड़ेल दिया जाता है। इसी प्रकार से लखनऊ शहर में 410 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन निकलता है, उसमें से 300 का ही शोधन की व्यवस्था है, बाकी 110 गोमती नदी में वैसे ही उड़ेल दिया जाता है। लखनऊ शहर के जो 26 नाले हैं, उन 26 नाले में केवल 9 में ही शोधन संयंत्र लगे हुए हैं। और केवल ये लखनऊ और गाजियाबाद का नहीं, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक या फिर गंगा की सहायक जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों के अंदर प्रदूषण की स्थिति इसी प्रकार से है। और इसीलिए जो देश के अंदर वर्तमान में आंदोलन चल रहा है मोदी, इसमें स्वाभाविक रूप से इस आंदोलन में आम जनता में भारी आक्रोश है। जो हम लोगों ने जब गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं, गंगा या गंगा की सहायक नदियों के वर्तमान के जो उसके प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया गया है, या गंगा की निर्मलता और अविरलता के बारे में जो प्रश्न और जो शंकाएं उठ रही हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो नदियों में बिना स्थानीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किए बगैर बन रही और प्रस्तावित पनविद्युत परियोजनाएं, और दूसरा अपने उद्गम स्थल से लेकर के गंगा सागर तक छोटे बड़े नगर और कस्बों का सीवेज और औद्योगिक इकाइयों का कचरा बिना शोधन के ही नदियों में गिराना, ये दो प्रमुख कारण इसके हैं। मैं यहां पर माननीय रेवती रमण जी कह रहे थे भी, और मैं माननीय सदस्य सतपाल महाराज जी की बातों को भी सुन रहा था, और मुझे ताजुब होता है। मोदिया में उत्तराखंड की बात माननीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे। मेरा बचपन भी, मेरा जन्म भी उत्तराखंड में हुआ है और मेरा बचपन भी उत्तराखंड में ही बीता है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बहुत नजदीक से वहां की नदियों को, वहां के घाटों को और वहां की पूरी परिस्थितियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जब आंदोलन शुरू हुए थे गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर के, मोदी में 2009 में इलेक्शन के बीच में ही मैंने उत्तराखंड का दौरा प्रारंभ किया था, और उत्तराखंड में मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं गया था। मैं केवल इस बात को देखा था कि गंगा की निर्मलता और गंगा की अविरलता पर जो प्रश्न लग रहे हैं, आखिर ये कितने सच हैं। मैं आपको यानी मुझे बताते बड़ा अफसोस हो रहा है कि गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी तक जो भागीरथी की मूल धारा है, लगभग 103 किलोमीटर का, जिसको कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाई इको जोन भी घोषित किया है, माननीय श्री जयराम रमेश जी ने किया था, और मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां पर भागीरथी में एक बूंद पानी नहीं था। पूरी नदी को सुरंगों के अंदर डाल दिया गया था, और सुरंगों के अंदर डाल करके फिर अगर
मान्य महाराज जी तो कम से कम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उनका आज का जो साफा है वह तो स्वयं उनकी धार्मिकता को और भी प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि गंगा की शुद्धता, गंगा जल में अमृत का जो गुण है वह एक दैवीय नदी तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके साथ साथ नदी की धारा के साथ साथ नदी के उस गुण के लिए दो बातें बड़ी आवश्यक होती हैं। वह होता है एक भूमि और दूसरी भूमा। नदी की धारा जब तेजी के साथ चलती है तो भूमि उसकी गंदगी को अवशोषित करती है। हम मां धरती मां को मां अचानक नहीं कहते हैं, क्योंकि मां अपने बच्चे के साथ जिस प्रकार से बचपन से ही उसकी गंदगी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, यह धरती माता उस जल के साथ करती है। और उस जल के शोधन में जब आसमान से ऑक्सीजन का उसमें जब वह नदी का जल पत्थरों से, चट्टानों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है और ऑक्सीजन के साथ उसका एक साथ समन्वय होता है, तो वह जल के प्रदूषण को दूर करके उसकी शुद्धता को बढ़ाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए भूमि और भूमा नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और लेकिन जब हम नदी को सुरंगों के अंदर डालने का प्रयास करते हैं तो हम भूमि से उसका संबंध तोड़ देते हैं और भूमा से भी उसका संबंध तोड़ देते हैं। वह स्वाभाविक रूप से प्रदूषित होगा ही होगा, और आज यही उत्तराखंड में हो रहा है। दूसरा, सुरंगों के अंदर पूरी गंगा को डाल दिया गया। भागीरथी में एक बूंद पानी नहीं, गंगा प्रदूषित होगी। दूसरा, बांध बनाए जा रहे हैं, एक बांध नहीं। मोदिया, कुछ बांधों की चर्चा यहां पर हुई। मैं बांधों की चर्चा अगर आपके सामने करूंगा, जो कार्यरत परियोजनाएं हैं उसमें से चिल्ला है, टिहरी की है, मनेरी भाली है नंबर 1, मनेरी भाली नंबर 2 और विष्णु प्रयाग, ये 5 परियोजनाएं कार्यरत। जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनमें काली गंगा 1, काली गंगा 2, कोटेश्वर, कोटली भेल द्वितीय, कोटली भेल थर्ड, तपोवन, विष्णुघाट, पाला मनेरी, मदमहेश्वर, लोहारी नागपाला, श्रीनगर, सिंगोली भटवाड़ी। और जो प्रस्तावित परियोजनाएं, प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जो 10 मेगावाट से ऊपर की हैं, उनमें से अलकनंदा है, 80 गंगा है, 80 गंगा सेकंड, 80 गंगा थर्ड, उत्यासू बांध, ऋषि गंगा फर्स्ट, ऋषि गंगा सेकंड, करोड़ा घाट, करमोली, कोसा, गौरीकुंड, गोहाना ताल, चुन्नी सेमी, जाड़ गंगा, जलधरी गाड़, झेलम तमक, टिहरी के पास है एक पीएसएस, देवली, देवसारी बांध, दूनागिरी, दमकलता, नंदप्रयाग, लंगासू, न्यारी, फाटा, बुआला, नंदप्रयाग, बंगरी, भिलंगना 2, भिलंगना 3, बुंदर गंगा, भैरव घाटी, मलारी, मंदानी गंगा, मेलखेत, रामबारा, लता तपोवन, बनाला और विष्णुघाट पीपल कोठी परियोजना। महोदय, इतनी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और ये तो कुछ मैंने 10 मेगावाट से ऊपर की बताई हैं। 350 अन्य प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जिसको कि टेलीविजन चैनल ने एक बार दिखाया भी था कि किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार है। यानी गंगा मैया को केवल उसके मायके में ही कैद करके, और ठीक कहा कोई रेवती रमन सिंह जी ने कि उसकी भ्रूण हत्या करने का प्रयास हो रहा है, इस देश की संस्कृति की भ्रूण हत्या करने का प्रयास हो रहा है, और विकास के नाम पर यह सब हो रहा है। और विकास के नाम पर इस प्रकार की स्थिति को बंद किया जाना चाहिए। और शरारत किस रूप में? महोदय, श्रीनगर के पास एक परियोजना बन रही है, धारी देवी प्रोजेक्ट श्रीनगर के पास। वहां पर सिद्ध देवी का स्थान है, धारी देवी। मैं तो उम्मीद करता था कि महाराज जी उसके बारे में बोलेंगे। 1986 में उस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी और मात्र 63 मीटर ऊंचा उठाने के लिए मिला थे, लेकिन उनकी मनमानीपन देखिए, 95 मीटर उसको ऊंचा कर दिया गया। आसपास के दर्जनों गांव और सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को उसमें डुबो दिया गया, और ऐतिहासिक सिद्ध धारी देवी के स्थान को भी डुबोने का साजिश हो रहा है। और जब इस मामले को यहां संसद में मैंने उठाया था तो महोदय, अगले दिन उसका प्रोजेक्ट का एक अधिकारी मेरे पास गोरखपुर में पहुंच गया था। मैंने कहा भी कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं वहां से आया हूं। मैंने कहा क्या है, क्या मामला है?
मैंने सुना उत्तराखंड का, उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, तो आया, मैंने बड़े प्यार से बिठाया। उसने कहा मैं धारी देवी के प्रोजेक्ट से आया हूं, वहां पे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या आप मुझसे बात करेंगे? उन्होंने कहा कि वो धारी देवी का जो प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि नदी को, उस स्थान को हम उठा करके ऊपर कहीं पिलर में ऊंचा उठा देंगे, ऊंचा उठा करके, और फिर स्थान तो वैसे पिंडी स्थापित होनी है धारी देवी की, उसमें कौन सी बात हो रही है? आप लोग आंदोलन बंद करवा दीजिए, हम लोग वहां पे जैसे लोग कहेंगे उस ढंग से वहां की योजनाओं को बना देते हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, अगर तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग करके तुम्हारे सिर को एक बड़े से डंडे में टांग करके खड़ा कर दिया जाए, क्या यह कहा जाएगा कि तुम यही हो? तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा फिर यही बात है, वह स्थान धारी देवी का जो सिद्ध पीठ पिंडी है जिसकी पूजा होती है, वो पूजा वहीं पर होगी, स्थान नहीं बदला जा सकता है। तुम अनावश्यक रूप से विकास के नाम पर यहाँ पर विनाश लाना चाहते हो, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि महोदय आंदोलन अचानक नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, अब आपका समय समाप्त हो गया। आपकी पार्टी से और लोग भी है ना बोलने को। अंतिम मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, इसलिए महोदय मैं नहीं बोल पाएंगे फिर, आप समाप्त करिए, देखिए उनका समय ले रहे हैं। महोदय केवल मुझे ये कहना है कि जिस कार्य को अंग्रेज नहीं कर पाए थे, हरिद्वार में 1916 में अंग्रेजों ने गंगा की धारा को मोड़ने का, रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय देश के धर्माचार्यों ने आंदोलन किया था, देश के राजा महाराजाओं ने उस आंदोलन को सहयोग किया था, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को बातचीत करने के लिए सामने आना पड़ा था, और यह तय हुआ था कि गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता को बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन आज गंगा की अविरलता को, गंगा की निर्मलता को क्यों खंडित किया जा रहा है? क्या इसके पीछे साजिश नहीं है? और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि महोदय, गंगा के कारण ही गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, ये सारे के सारे तीर्थ स्थलों की महत्व गंगा के कारण है। गंगा नहीं रहेगी तो तीर्थ स्थल नहीं रहेंगे, भारत नहीं बचेगा, भारत की संस्कृति नहीं बचेगी। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है, यह नदी केवल हमारे लिए जल का एक स्रोत मात्र नहीं है, अपितु ये हमारा गहरा। कितना सुंदर बोल रही है, अब समाप्त कर दीजिए। मैं केवल अंतिम उसमें आ रहा हूं, बहुत लंबा, 1 मिनट का, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं केवल 2 मिनट में, अंतिम 2 मिनट में मोदी, केवल ये नदी हमारे लिए केवल जल का एक स्रोत मात्र नहीं मैडम, अपितु इससे हमारा लंबा बोलने लगेंगे, एक आत्मीय संबंध है, यह हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन और इस देश की आजीविका का आधार भी है। आज गंगा का अस्तित्व संकट में है, देश का धार्मिक जगत ही नहीं, देश का कृषि जगत भी इसके लिए आंदोलन कर रहा है, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने की अपील करते हैं। हमारी मांग है कि हम विकास की किसी योजना के विरोधी नहीं, लेकिन गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता या उसकी सहायक नदियों की अविरलता और निर्मलता में जो भी विकास बाधक बनेगा, हम उस विकास के विरोधी हैं। और इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार प्रभावी कदम उठा करके इस सदन को अवगत कराएं और देश को अवगत कराएं कि गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की अनुमति सरकार किसी को नहीं देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विषय को यहाँ पर चर्चा के लिए लिया और इस महत्वपूर्ण विषय को अपने मार्गदर्शन पर चर्चा करा रही हैं। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय का ठोस परिणाम सामने आएगा, इस विश्वास के साथ धन्यवाद।